Good morning, everyone. This is Kuldeep Mishra. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss another topic of our first chapter, and the topic is liberal nationalism. Liberal nationalism. In the previous video class, we have discussed about aristocracy and the new middle class. तो हमें ये पता चला कि किस तरह से यूरोपियन सोसाइटी थी। हम यूरोप के पर्सपेक्टिव में सारी वीडियोस को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हमने पहले उसको कर ही दिया, लेकिन अब जो है सारे जो वीडियोस जो होंगे वो यूरोप के पर्सपेक्टिव में होंगे कि उस समय पूरे यूरोप में किस तरह का माहौल चल रहा था, क्या सिनेरियो था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब कि लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ के लिए, मतलब है वो क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि लिबरलिज्म क्या होता है। जैसे कि अब लिबर्टी, आप तो लिबर्टी से आप लोग तो फैमिलियर हो गए। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम। तो वहाँ से ही हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो लिबर्टी से ही लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कि लिबर नाम का एक लैटिन वर्ड था, उससे बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है फ्री। वही बात हुई, फ्रीडम, फ्री, स्वतंत्र होना। तो लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से बना है जो कि लिबर था, और उसका मीनिंग जो होता है वो होता है फ्री। तो उस समय यूरोप की सोसाइटी में सभी लोग जो है इस तरह की फीलिंग्स लाना चाह रहे थे, फ्री वाली, नेशनलिज्म वाली फीलिंग। तो सभी क्या क्या सोचते थे कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए हमारे एक कंट्री के लिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो मतलब क्या बता रहे हैं वो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक आदमी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और लॉ के बिफोर में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। मतलब कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो, सभी लोग खुद से फ्री हों, जो मन में आए वो कर सकते हैं, और जो बिफोर द लॉ इक्वलिटी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट बने, जो सरकार बने, वो लोगों की सहमति से बने, ऐसे नहीं बन जाए। तो गवर्नमेंट शुड बी कंसेंट बाय द पीपल। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की सहमति से बनेगी कि हाँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर रीजन में होंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे और हम इनको वोट देंगे। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कि अब एक चीज़ की और डिमांड है इनकी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हो, मतलब कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में क्या कर दें, भेज दें। कैसे, बाई इलेक्शन। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे कि जो भी इलेक्शन होता है, तो जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट मेथड से होता है कि हम लोग जो है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करके तो हम अपने जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर जो है, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी से अगर वो खड़ा हुआ है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसके लिए वोट करते हैं। तो सेम चीज़ तब वो लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में पार्लियामेंट में मांगे, मतलब हमारी डिमांड को रख सके, उसको वहाँ पर बता सके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रीजन की। तो एक तरह का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो लोकसभा में गया हुआ है, कि जैसे हम लोग यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो जाते हैं पार्लियामेंट में, तो हमारी डिमांड्स को जो है वहाँ पर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड हो रही है किसके थ्रू, जो लिबरलिज्म, मतलब कि जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। वही चीज़ें, ऑटोक्रेसी को हम निरंकुशता से मतलब रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम कि जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है उसको हम, या फिर ऑटोक्रेसी से, ऑटोक्रेसी जो एरिस्टोक्रेसी थी उसी से रिलेटेड है कि एक तानाशाही या निरंकुश जो लोग होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं जो नोबल मैन होते हैं,
वो उसकी नोबलमैन कौन कौन से थे, जो राजशाही परिवारों से बिलोंग करते थे, जो बहुत एक तरह से किंग्स के फैमिली से बिलोंग करते थे, वही सब। तो उसी की बात की जा रही है कि उनकी समाप्ति होनी चाहिए, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। क्लरिकल प्रिविलेज मतलब कि वही चीज बात हो गई कि जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे शुरू से ही, जैसे जो क्लर्जी को या नोबल को जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जैसे जो किसी भी पर्सन की जो खुद की प्रॉपर्टी होती थी उस पर किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हड़प लेना राजा द्वारा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, मतलब कि इन सभी चीज़ों की डिमांड की जा रही है थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, जितने यूरोपियन कंट्रीज थी वो उनके यहाँ सभी जगह वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे नेपोलियन जो था, तो नेपोलियन ने ये सारी चीज़ों को स्प्रेड जब किया लोगों में, तो लोगों को पता चला कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए हमारे यहाँ की। नेपोलियन कोड आप लोग एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वो वीडियो क्लास देख सकते हो, नेपोलियन कोड वाली। तो उसमें उसने सारी चीज़ों की डिमांड रखी थी कि हाँ ऐसी एक कंट्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो आइडियाज़ क्या हो रहे हैं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैल रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इसी को हम लोग जो है दो स्फेयर में डिवाइड कर देते हैं कि लिबरलिज्म के जो थॉट्स थे वो किस किस पर्सपेक्टिव में, जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें यहाँ से, तो कौन कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हैं। तो जैसे कि हम लोग राजनीतिक रूप से ही किस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इंडिविजुअलिटी ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो किसी भी एक आदमी की हम स्वतंत्रता की मांग या फिर कानून के समक्ष जो है हम अगर इक्वलिटी या समानता की डिमांड रखें तो ये किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल स्फेयर में आ जाएगा। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो कौन कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल स्फेयर में आ रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब कि कोई भी अगर गवर्नमेंट बनानी है तो लोगों की सहमति से बननी चाहिए। तो ये भी जो है सेकंड वाला भी किस में आ रहा है, पॉलिटिकल स्फेयर में। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, ये भी किस में आ रहा है, तो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गवर्नमेंट में वो जो है वो भी किस में आएगा, पॉलिटिकल स्फेयर में। फिर और क्या है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। तो एक तरह से ये भी बात की जा रही है कि जो अभी तक ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट चली आ रही है इसकी क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से डिमांड है। तो ये चारों पॉइंट पॉलिटिकल स्फीयर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये सारी जो डिमांड्स रखी गई हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जब तक कि लॉ के बिफोर में इक्वलिटी नहीं होगी तब तक जो है किसी भी तरह का यूनिवर्सल सफरेज जो है नहीं आने वाला है। या फिर ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। तो अब हम लोग जो है उसके बाद जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखना चाहें कि कैसे मतलब की चीज़ों को हम रिलेट करें कि हाँ जो हमारी ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट कह रहा है इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उस पर किसी भी तरह की वायलेबिलिटी मतलब वायलेशन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो हटने चाहिए। तो उनके बारे में बात की गई है। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो क्लास में क्या देखा था कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास पहले बहुत ही पुअर कैटेगरी में था, लेकिन जब उसको ट्रेड करने का मौका मिला तो वो धीरे धीरे किसमें आने लगा, थोड़ा रिच होने लगा और उसने अपने नई मिडिल क्लास बन गई। तो उसी तरह से जो है अब जैसे क्या था कि अब ये लोग डिमांड करने लगे कि हर जगह पर अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मार्केट को थोड़ा फ्री किया जाए, मतलब जगह जगह पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे
तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा फ्री रहेगा मार्केट तो ट्रेड करने में थोड़ा आसानी होगी। तो इस चीज़ों की वो मांग कर रहे थे। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट्स, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो कुछ भी उनका प्रोडक्शन होता था किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का, तो उसके लिए मार्केट में जो भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब कि एक तरह से मुक्त व्यापार हो, फ्री ट्रेड हो, किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब उन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, हटाया जाए। जैसे कि हम आज के टाइम पे अगर हम देख लें कि हर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जब वो ट्रेड करना चाहती है तो वो एक तरह से चाहती है कि जो किसी बहुत ही ज़्यादा जो ये कागजी कार्रवाई होती है ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों से परेशान होता है। जैसे कि अगर हम आपकी बात कर लें कि जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी की बहुत सारे जो है ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो अवेयर ज़्यादा हैं तो वो तो ये सारी चीज़ें कर ले जाते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा अवेयरनेस कम है तो वो इन सब चीज़ों से बचते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा तामझाम है, हमें इसको नहीं करना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि इस सब चीज़ मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन सभी चीज़ों को कम किया जाए, मार्केट को फ्री किया जाए, जिससे कि ट्रेड वगैरह बहुत ही आसानी से हो सके। डिफरेंस इन वेट, मीजर्स एंड करेंसी, इसी सब चीज़ों के बारे में तो नेपोलियन ने भी बोला था कि वेट का मेजरमेंट और मीजर्स का नाप और तौल की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए और करेंसी, इन सभी चीज़ों को फिक्स किया जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए कि हर जगहों पर अलग अलग करेंसी या अलग अलग वेट का अलग अलग मेजरमेंट, सभी का अलग अलग ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक फिक्स किया जाना चाहिए, मतलब कि एक तरह से इसको यूनिफाइड करना चाहिए। तो अब एक चीज़ और बात आ गई, डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि जर्मन में एक कस्टम यूनियन था जिसका नाम था ज़ोल्वरिंग। तो जर्मनी में जो ये कस्टम मतलब कि उसकी टेरिटरी में आने वाले जितने भी मतलब कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। जैसे कि कोई ये पर्टिकुलर रीजन है और इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है और इस रास्ते से होकर जाना है, तो ए को सी तक जाना है तो वो पहले ए से बी जाएगा, तो बी पे पहुंचा तो उसको अलग तरह का टैक्स देना पड़ा, बी से सी पर पहुंचा तो वो उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे इसको हम आज के टाइम पे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है ट्रेड करना है कहाँ पर, इंटरनेशनल पर, तो डिस्ट्रिक्ट का तो इसके ऊपर जो है किसका मतलब कि रूल होगा, वो स्टेट का होगा, तो स्टेट को टैक्स देगा वो, जिसको हम SGST के नाम से जान सकते हैं। फिर वो सेंट्रल GST एक GST उसका भी लगेगा। फिर जो है जब वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो ट्रेड कर रहा है तो एक टैक्स वहाँ भी लगेगा उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो कितने सारे टैक्सेस लग रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 4 तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा थे, कम से कम 30 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो ऐसे ऐसे लग जाते थे लगभग कहीं ना कहीं। तो उसको जो है कम किया जाए, मतलब यूनिफाइड किया जाए, तो उसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि ये जो टैक्सेस हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं, इनकी डिमांड क्या हो जाए, इनको कम किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस ना लगें, जिससे कि हम अपना ट्रेड बहुत ही आसानी से कर पाएँ। जैसे कि ज़ोल्वरिंग नाम का एक जर्मन कस्टम यूनियन था वो चल रहा था, तो उसका उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल रखा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उसमें। फ्रांस, मतलब फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बाद में धीरे धीरे जो है धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन होगा, लेकिन अभी तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर कि कैसे एक लिबरल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, सारी चीज़ों को हटाना चाहिए, सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल फ्रीडम राइट्स होने चाहिए, सभी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इन सभी चीज़ों की डिमांड चल रही है सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, और बाकी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी तब जो है लोग सोचने लगेंगे यूनिफिकेशन के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ो, वीडियो को 2-3 बार आप लोग प्ले करो, देखो,
और इसको समझने की कोशिश करिए। फिर जो है इस पूरे चीज़ को आप लोग लिखो भी अपनी कॉपी में। और बस ओके, थैंक यू, दैट्स इट।